फ्रेंड्स, डीपीएस विधनपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुभव कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये हमने लिया है टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास से। टॉपिक है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों, इसमें जो हमने टॉपिक कवर किए हैं, तो आप भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों, उसमें गवर्नर जनरल परिषद क्या होती है और गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद क्या होती है, तो इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और द्वैध शासन का सिद्धांत दोस्तों सर्वप्रथम किसने दिया था, इसे सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था और इसे केंद्र या प्रांत में कब लागू किया गया, तो इस पर डिटेल में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो उन सभी प्रश्नों का दोस्तों हमने इसमें मेंशन किया है जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इस टॉपिक से। तो वीडियो बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो जो भी 1935 से अधिनियम से आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो भारत शासन अधिनियम दोस्तों, भारत शासन अधिनियम को समझने से पहले इसके हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा दोस्तों। 1919 का अधिनियम जब लागू किया गया था तो उसमें एक प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा और इस आयोग जो अधिनियम की कार्यों की समीक्षा करेगा। तो दोस्तों, तो इसीलिए 1937 में क्या होता है, सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाता है जो भारत आता है और भारत में दोस्तों विभिन्न भारत में घूमता है और अपनी रिपोर्ट दोस्तों क्या है ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करता है दोस्तों। उसी साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट पे वार्ता करने हेतु क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार होती है वो क्या है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करती है। तो गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कहाँ, इंग्लैंड में आयोजन किए गए थे। आप मेरा वीडियो इसमें देख सकते हैं दोस्तों। इसी गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक सुधार और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। तो 1932 में दोस्तों ये समाप्त हो जाते हैं, इनमें कोई निर्णय नहीं निकल पाता है क्योंकि इसमें कई भारतीयों ने प्रतिभाग किया था दोस्तों। इसको समझने के लिए हमारा जो हमने इसमें लिंक दे रखी है वीडियो की, वो आप देख सकते हैं। तो आगे दोस्तों देखते हैं, जब जो समाप्त हो जाता है सम्मेलन तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ब्रिटिश सरकार मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र जारी करती है। अब श्वेत पत्र दोस्तों क्या है, तो ये ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। तो दोस्तों फिर आगे क्या होता है, आगे दोस्तों एक परिवर संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। अब इसका दोस्तों गठन इसलिए किया जाता है, ये अध्यक्ष इसके बनाए जाते हैं लॉर्ड लिथंगो को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है इस समिति का। ये परिवर समिति होती है, ये दोस्तों श्वेत पत्र के उपबंधों का मूल्यांकन करने के लिए ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित की जाती है, जिसका नाम रखा गया था परिवर संयुक्त समिति, जिसके अध्यक्ष बना दिए गए थे लॉर्ड लिथंगो को बनाया गया था। और ये दोस्तों प्रकाश ये गठन ये होता था अप्रैल 1933 में होता है। श्वेत पत्र जारी मार्च में होता है और अप्रैल में इसका गठन कर दिया जाता है क्योंकि ये श्वेत पत्र का मूल्यांकन करेगी। इसके बाद दोस्तों क्या, इस समिति ने इसका मूल्यांकन करने के बाद 11 नवंबर 1934 को दोस्तों अपनी जो रिपोर्ट थी वो प्रकाशित कर देते हैं। इसे प्रकाशित कर दिया जाता है किसके द्वारा, संयुक्त समिति के द्वारा रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। उसी के 4 अगस्त 1935 को उसी रिपोर्ट के आधार पर क्या करता है, सम्राट की अनुमति से भारत सरकार अधिनियम पारित किया जाता है। कौन सा, 1935। अब भारत जो शासन अधिनियम 1935 जो पारित किया गया था, इसके क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इसमें 3 से 21 अनुच्छेद रखे गए थे और वहीं 10 अनुसूचियाँ दी गई थी और 14 भाग थे। तो ये 1935 में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे दोस्तों। इसमें एक खास बात ये थी कि इसमें इस जो अधिनियम में प्रस्तावना नहीं दी गई थी, तो कहा जाता है कि 1935 का जो अधिनियम है वो प्रस्तावना विहीन है। और इसमें दोस्तों 1919 की जो अधिनियम था उसकी जो प्रस्तावना थी वो उसी को इसमें मेंशन कर दिया गया था, कोई इसमें न्यू प्रस्तावना
नहीं जोड़ी गई थी, तो इसलिए इसे प्रस्तावना विहीन अधिनियम भी कहा जाता है। आगे दोस्तों, इसी अधिनियम में दोस्तों एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना कैसे होती, तो इसमें दो बताया गया था दोस्तों, 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरियों और देशी रियासतों से मिलकर होना था। किसका? अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें कहा गया था कि 11 ब्रिटिश प्रांतों को संघ में शामिल होना आवश्यक है। वहीं रियासतों को छूट दी गई थी, अगर कोई रियासत अगर शामिल नहीं होना चाहती है तो उसके लिए स्वैच्छिक अधिकार रहेगा। दोस्तों, तो इसके बाद क्या होता है कि रियासतों ने इसमें शामिल होना उचित नहीं समझा, तो इस तरह से दोस्तों अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना का उद्देश्य रखा गया था, ये मूल रूप नहीं ले पाया, तो संघ का अस्तित्व नहीं आ पाया। आगे दोस्तों है, इसमें दोस्तों क्या है, प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। दोस्तों क्या है, जो प्रांतों में था द्वैशासन को खत्म कर दिया गया था, और वही इसमें प्रांतीय जो स्वायत्ता थी वो लागू कर दिया। प्रांतीय स्वायत्ता दोस्तों कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1937 को प्रांतों में स्वायत्ता लागू कर दी गई थी। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों अब ये हो गया था कि जो प्रांतों के गवर्नर थे दोस्तों, वो क्या है, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि हो गए। अब वो किसके प्रति प्रतिनिधि उत्तरदायी हो गए थे? ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगे थे, जो कि प्रांतों के गवर्नर थे, और ना कि गवर्नर जनरल, जो कि एक भारत का गवर्नर जनरल था। इससे पहले जितने भी प्रांत थे ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे, तो उनके जो गवर्नर थे दोस्तों, वो किसके अधीन कार्य करते थे? गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे। अब ये इसके अधीन न कार्य करके किसके अधीन कार्य करने लगे? ये ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगे, उसके लिए उत्तरदायी हो गए, अधीन कार्य करते थे। तो इस तरह से ये प्रांतों में स्वायत्ता लागू कर दी गई थी, और प्रांतों में द्वैशासन जो चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया था। अब दोस्तों जो प्रांतों में द्वैशासन लागू किया गया था, तो ये दोस्तों कब लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम में आ जाता है कि 1919 के अधिनियम में द्वैशासन कहाँ लागू किया? तो प्रांतों में किया गया था। दोस्तों इस बार क्या किया? ये द्वैशासन लागू केंद्र में कर दिया गया। भाई प्रांत में तो इसे समाप्त कर दिया जाता है, और इसे क्या केंद्र में लागू कर दिया जाता है। तो दोस्तों केंद्र में द्वैशासन लागू होता है, तो इस तरह से क्या होता है, जो केंद्र के विषय थे उन विषयों को क्या 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक रक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। अगर हम बात करें कि रक्षित विषय के अंतर्गत किन को रखा गया था, तो प्रतिरक्षा मामले रखे गए, देशी मामले और धार्मिक विषय और जनजातीय क्षेत्र। इन विषयों पे दोस्तों किसका अधिकार था? गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से कार्य करता था। इन विषयों का अपना जो भी फैसले लेता था, गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से निर्णय लेता था, और ये किसके प्रति उत्तरदायी था? ये उत्तरदायी ब्रिटिश सरकार के प्रति था। अगर इन मामलों में ये किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश सरकार के प्रति था। भाई दोस्तों हस्तांतरित विषयों में गवर्नर अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करता था। किसकी? मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करता था। दोस्तों क्या था, गवर्नर जनरल की जो परिषद में कितने सदस्य थे? एक गवर्नर था और 4 परिषद रखे थे। इसको मिलाकर गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया गया था, और ये उन्हीं लोगों की सहमति से बहुमत के आधार पर इन मामलों में फैसले करता था। वहीं दोस्तों अदर मामलों में क्या करता था, ये गवर्नर अपनी मंत्रिपरिषद यानी जो विधानसभा में जो चुनाव के द्वारा जो लोग निर्वाचित किए गए थे या नियुक्त किए जाते थे, तो उन जो मंत्री थे उन मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करता था। और ये उत्तरदायी किसके प्रति था? इन कार्यों के लिए उत्तरदायी विधानसभा के प्रति होता था। तो दोस्तों ये प्रश्न बन जाता है कि हस्तांतरित विषय के मामलों में गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी होता था? तो विधानसभा के प्रति। वहीं रक्षित विषयों के मामले में गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ब्रिटिश सरकार के प्रति होता था। अगर पूछ लिया जाता है दोस्तों कि रक्षित विषय के मामले दोस्तों कौन देखता था, तो गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से देखता था, और हस्तांतरित विषयों को कौन देखता था? गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से देखता था। तो ये समझ गए होंगे दो शासन दोस्तों, इसीलिए इसके द्वै शासन कहा गया था, क्योंकि इसमें दोस्तों इसीलिए इसमें द्वै शासन इसे कहा गया, क्योंकि कुछ विषय तो उसमें देखता था गवर्नर, और कुछ विषय जो थे वो कौन देखता था?
मंत्रिपरिषद के माध्यम से देखा जाता था, इसीलिए इसे द्वैशासन अधिनियम कहा गया। दोस्तों अगर हम कहें द्वैशासन के जन्मदाता कौन है, तो इस प्रणाली के जो जन्मदाता हैं लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने अपनी एक डायरकी पुस्तक थी, उसी के अंतर्गत इस द्वैशासन का वर्णन किया गया था। अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव ने दोस्तों बंगाल में दोस्तों द्वैशासन लागू किया था, और इसके बाद दोस्तों लिखित रूप में दोस्तों क्या होता है 1900 के अधिनियम में ये प्रांतों में लागू किया गया द्वैशासन, और ये 1935 के अधिनियम में दोस्तों केंद्र में लागू किया गया। इसी अधिनियम में दोस्तों क्या होता है, एक संघीय न्यायालय की गठन की बात की गई थी। तो संघीय न्यायालय के गठन दोस्तों कहाँ होना था, दिल्ली में होना था, और ये इसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश होना था और 6 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल न्यायाधीशों की संख्या 7 बताई गई थी इसमें, जिसको दोस्तों संघीय न्यायालय को फेडरल कोर्ट भी कहा जाता था। नियुक्ति दोस्तों ये जो न्यायाधीश थे इनकी सम्राट द्वारा होनी थी, और इनके निर्णय के विरुद्ध, यानी जो संघीय न्यायालय था इसके निर्णय के विरुद्ध अगर कोई अपील करना चाहता तो वो कहाँ कर सकता था, प्रीवी काउंसिल में कर सकता था। अब दोस्तों ये प्रीवी काउंसिल कहाँ थी, ये इंग्लैंड में स्थित थी, तो इंग्लैंड में जाकर यहाँ पे कोई इनके विरुद्ध अपील कर सकता था। 1 अक्टूबर 1937 को क्या है, ये न्यायालय कार्यरत हो गया था, ये कार्य करना शुरू कर दिया था इसने कब, 1 अक्टूबर 1937 को। वहीं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, सर मॉरिस गवेयर को बनाया गया था, और इसी में दोस्तों जो 6 अन्य न्यायाधीश के प्रावधान था उसी में 2 भारतीय न्यायाधीशों को शामिल किया गया था। तो इसमें से M.R. जैकिब और M.S. सुल्तान को इसमें दोस्तों न्यायाधीश बनाया गया था। शक्तियों का विभाजन दोस्तों कैसे किया गया था, शक्तियों के विभाजन दोस्तों संघ सूची में दोस्तों 59 विषय रखे गए थे, और प्रांतीय सूची में दोस्तों 54 विषय रखे गए थे। वहीं समवर्ती सूची में दोस्तों 36 विषय रखे गए थे, दोस्तों 36 विषय रखे गए थे। अब दोस्तों देखते हैं कि आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कि संघ सूची में और प्रांतीय सूची में समवर्ती सूची। दोस्तों क्या होता है, संघ सूची को ये होता है कि जो विषय इसमें है इसमें सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकती है, और वहीं प्रांतीय सूची के विषयों पे दोस्तों प्रांत नियम बनाएंगे। वहीं समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही नियम बना सकते थे। तो ये 36 विषय इसमें रखे गए थे। वहीं दोस्तों 11 प्रांतों में क्या है, 11 प्रांत जो थे उसमें से दोस्तों 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना कर दी गई। 6 प्रांतों को द्विसदनीय विधानमंडल बना दिया गया था, जिसमें दोस्तों विधानसभा का नाम रखा गया था और विधान परिषद, इसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा गया। अगर हम बात करें विधान परिषद क्या होता है, तो उच्च सदन इसको कहते हैं। वहीं विधानसभा को दोस्तों निम्न सदन कहते थे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि जो 6 प्रांत थे वो कौन कौन से थे, वो 6 प्रांत दोस्तों बिहार था, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत दोस्तों किसे कहा जाता था, ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, और बम्बई और मद्रास, ये 6 प्रांतों में संयुक्त द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसी अधिनियम में दोस्तों क्या भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। तो भारत परिषद का जो अंत कर दिया था, अब भारत परिषद दोस्तों क्या थे, तो जो भारत का जो एक भारत सचिव था दोस्तों, तो भारत सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, परिषद बनाई गई थी, जिसे ही भारत परिषद कहा गया था। तो जो भारत सचिव होता था इसी की सहायता हेतु क्या है 15 लोगों का एक परिषद का गठन किया गया था, जिससे भारत परिषद का कहा गया था। और इस भारत परिषद का दोस्तों क्या किया गया, 1935 के अधिनियम में इसका अंत कर दिया गया था। वहीं दोस्तों इस अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे, जो भारतीयों ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा, तो अगर सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा, इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा दोस्तों। इसे किसके द्वारा कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। वहीं इसे अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा भी किसके द्वारा कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उपमा इसको दी गई। वहीं पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा, ये कथन दोस्तों किसने कहा, ये अली जिन्ना के द्वारा कहा गया। वहीं दोस्तों बर्मा को इस अधिनियम के तहत भारत से अलग कर दिया गया था दोस्तों, और 2 नए प्रांतों का गठन किया गया, जिसमें उड़ीसा और सिंध, इन 2 प्रांतों का गठन इसमें किया गया था।
दोस्तों ये थे 1935 का अधिनियम। दोस्तों इसमें एक ऐसा कोई क्वेश्चन से नहीं छूटा है जो अभी तक किसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई पूछा गया हो। अगर आपने इसको सही से देख लिया दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी अधिनियम से को लेकर आपके डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम पीडीएफ आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू।